अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आज का जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों को जुम्मा पढ़ने जाइएगा अच्छे तरीके से, नए कपड़े पहनकर, और हम सब के लिए दुआ भी ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के साथ साथ जो इस वक्त पैलेस्टाइन में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, उनके हवाले से भी ज़रूर उन्हें अपनी दुआ में याद रखा करें। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिस तरह हम बात करते हैं जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर किसी अच्छी चीज़ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ताकि हमारा दिन अच्छा गुज़रे। तो मुश्किलें मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ना होना, तो जीने में जो लुत्फ़ है, जीने में जो एक मज़ा है ना, वो नहीं आता है। उन्हीं से तो हमें ये एहसास होता है कि हम ज़िंदा हैं, हम लड़ रहे हैं और लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें एक जैसी ही ज़िंदगी जीने को मिल जाए तो जो बिल्कुल आसान हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो, तो हम ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। जमूद और बोरियत का शिकार हो जाएगी हमारी ज़िंदगी। तो जब कभी आपको किसी मुश्किल या परेशानी का सामना होना, उससे घबराना नहीं है। घबराए बग़ैर अपना सीना तान कर उसके सामने बस खड़े हो जाना है और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बरकरार रखना है, क्योंकि आपका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, बहादुराना रवैया होगा, ये किसी भी हालत से निपटने का एक पहला गुण होता है। आज हम ऐसी ही 5 टेक्निक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे जो हमें मुश्किलों से निकाल सकती हैं, या फिर उनको ये कह लें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है हमारे लिए। पहले नंबर पर यही है कि राह में आने वाली जो रुकावट है उससे कभी भी खौफज़दा मत हों। अपनी हिम्मत और अपना हौसला हमेशा बुलंद रखें, रिलैक्स और पुरएतमाद रहें और ख़ुद से ये कहें कि आप बड़ी आसानी से इस मुसीबत, इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। दूसरा काम आपने ये करना है कि इस सूरत हाल को अच्छी तरह समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ये जान ले कि मसला आखिर है क्या, उसे अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करें और अपने पास किसी सफ़े पर लिख लें, किसी भी जगह पर लिख लें। ये करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है और किस तरह शुरू करना है, ये आपको पता चल जाता है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि वाकई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है, उस पर आपने ये करना है कि ये समझने की कोशिश करनी है कि इस प्रॉब्लम के मुतवक्के कॉजेज़ और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो, ताकि आप ये जान सकें कि कौन सी चीज़ों को काबू रखने में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी मसला हल करते वक्त इन बातों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में 80 to 90% मसाइल इसी लैक ऑफ क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं कि हमें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, क्लैरिटी ही नहीं होती है। इसलिए हमें वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लगना शुरू हो जाते हैं, हमारे ऊपर बोझ उनका बढ़ जाता है। हकीकत में वो बिल्कुल छोटे से होते हैं लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता, तो इसलिए वो हमारे लिए पहाड़ की मानंद हो जाते हैं। इसके बाद अपने तमाम तर सॉल्यूशंस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और तमाम हम अपने जो है ना एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस की एक लिस्ट बनाएं, फिर उनको तरतीब में लिखें। इसके बाद चौथा स्टेप जो आता है उसमें अपने लिए एक आपने डेडलाइन का तयन करना है, ख़ुद से एक कमिटमेंट करनी है कि आप इस वक्त से पहले तक अपना काम ख़त्म कर लेंगे। ज़िम्मेदारी और एतमाद का यही एहसास जो है ना वो आपको अपने काम में लगाए भी रखेगा, क्योंकि आपका फ़ोकस एक जगह पर फोकस्ड रहेंगे, आप मरकूज़ रहेगा, तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे पाएंगे। 5वां और आखिरी स्टेप जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अमलन अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि कोई भी पहाड़ सर करने के लिए ना आपको पहला कदम लेना ही पड़ता है, पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, फिर आपको पता चलता है कि आप इसको सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत से लोग रास्ता जानने के बावजूद मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगाज़ ही नहीं करते हैं।
सिर्फ ख्यालों में रहकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरकर उसकी सख्तियां सहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो आगाज़ करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग और इस डेटा को मुफीद अंदाज में इस्तेमाल करें जो आपके पिछले स्टेप्स में आपने निकाला। इस तरह आप किसी भी सूरत हाल में एक पॉजिटिव रिज़ल्ट या फिर कह लें कि ख़त्मी नतीजे पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो ये 5 स्टेप हैं जिसमें हमारी कह लें कि सारी ज़िंदगी का अहाता है कि आपने इन चीज़ों के ऊपर रहकर इनको अंडरस्टैंड करके किस तरह अपनी परेशानियों से निकलना है, अपनी मुसीबतों से निकलना है, उस सिचुएशन से निकलना है जिसमें आपको लग रहा होता है कि हम तो अब फंस गए हैं और अब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कह लें कि हल नहीं है जो हमें इन तमाम तर चीज़ों से निकाल सके। अब तो हम ख़त्म हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। एक मुसीबत आती है तो उसके बाद आपके पास हल होता है कि आप उसको दूर करके नेक्स्ट चैलेंज के लिए ख़ुद को तैयार कर सके। तो जब तक आपकी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आएंगे, कंसिस्टेंसी अगर यही रहेगी कि जनाब हम सिर्फ खुश ही रहें तो कितनी देर एक इंसान खुश रह सकता है। कभी ना कभी तो इंसान का दिल करता है कि यार इस इमोशन के अलावा भी कोई इमोशन होना चाहिए हमारे पास। कभी कभी इंसान का अकेले बैठे हुए भी रोने का दिल करता है, बेवजह रोने का दिल करता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, किसी ने आपको हर्ट किया है तब आपका रोने का दिल करता है। नहीं, कभी कभी इंसान का अपनी चीज़ों पर नदामत होकर और नदामत का मुजाहरा करते हुए वो रोने का दिल कर रहा होता है, अल्लाह ताला की बारगाह में रोने का दिल कर रहा होता है। तो ये सारे इमोशंस कहीं ना कहीं हमें मजबूत बना रहे होते हैं। इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपने इन इमोशंस के ऊपर हावी होना है। तो ये आज का पैगाम था। उम्मीद करते हैं कि जनाब जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। कुछ ही वक्त बाकी रह चुका है, बल्कि कुछ ही दिन रह चुके हैं 8 फरवरी को आने को। और 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा दिन है आम इंतखाबात के हवाले से। और पाकिस्तान में हलचल इस वक्त मची हुई है, हर सूबे में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ जहाँ भी उम्मीदवार मौजूद हैं, हर हलके में हर कोई अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम जो है उसको चला रहा है। बैनर्स आप देख रहे होंगे कि हर जगह लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह पहले एक इलेक्शन मुहिम चलाई जाती थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जो उम्मीदवार थे वो ग्रास रूट लेवल तक जाते थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग होती थी, उस तरह के मनाजर नहीं देखने को मिल रहे हैं। शायद हमारी या मेरी नज़र से ओझल हैं। इस हवाले से भी जान लेते हैं, ओवरऑल इलेक्शन की सूरत हाल के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि क्या है, जो बड़ी जमातें हैं उनका क्या मोटो रहने वाला है इलेक्शन कैंपेन में। और जलसे जुलूस भी किए जा रहे हैं तमाम सियासी पार्टीज़ की तरफ से, तो उनका क्या फ़ीडबैक आ रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इस पर बात करने के लिए लियाकत अंसारी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। अंसारी साहब बताइएगा, इलेक्शन कैंपेन तो चल रही है, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए कि पहले जिस तरह इलेक्शन कैंपेन होती थी, बहुत ही गहमा गहमी चल रही होती थी, तमाम तो जितने भी उम्मीदवार होते थे अपने हलके में वो जनाब काम भी करवा रहे हैं और लोगों के साथ डोर टू डोर उनकी मुलाकातें भी हो रही होती थी, गहमा गहमी सा समा होता था। इस दफा ऐसा हो रहा है या मेरी आंखों से ओझल है? मुनीबा, सूरत हाल ये है कि जब मद्दे मुकाबल जो है वो मैदान में ना हो तो फिर यकीनी तौर पर जो एक पहलवान होता है वो सुस्त हो जाता है कि मेरे मुकाबले में तो जो बंदा है वो बहुत सुस्त है। इस हवाले से सूरत हाल ये है कि जब से तहरीक इंसाफ मैदान से आउट है, उसका सिंबल आउट है, तो उसके बाद उस तरह का जो माहौल नहीं बन रहा, उसकी बुनियादी वजह यही है। अगर बात की जाए कुछ हल्के, मतलब लाहौर में NA-127 का हल्का जहां बिलावल भुट्टो, अतात आरट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहां पर दो अपोजिशन जमातें एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हैं, तो वहां पर एक माहौल बना हुआ है इंतखाब का। वहां पर आपको इंतखाबी सरगर्मी अरूज पर नजर आ रही है। वहां पर गो PTI का भी हमायती याफ्ता आजाद हैसियत में उम्मीदवार मौजूद है, लेकिन वहां पर एक मुकाबले की सजा नजर आ रही है। तो अगर जो इंतखाबी माहौल उस तरह का नहीं बन रहा जो आप माजी की निस्बत जिसका जिक्र कर रही है कि माजी में जो देखते आए हैं, उसकी वजह यही है कि एक मुखालिफ जमात इस वक्त मैदान से आउट है। इस वक्त सियासी जमातों, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनका मुकाबला सियासी जमात से नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों से हो रहा है। तो
इसीलिए ये सूरत हाल है। अगर लाहौर की बात की जाए तो अब NA 117 में अगर आ जाते हैं हम शादरा के इलाके में, तो वहाँ पर अब्दुल अलीम खान है, उनकी भी परवाज कह लें कि आप 16 परवाजा वहाँ वो पर मुस्लिम यून के भी हमायती याफ्ता हैं और IPP के वो उम्मीदवार, और वहाँ पर मद्दे मुकाबल जो है वो कोई सियासी जमात नहीं है, एक आज़ाद उम्मीदवार ही है। लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद। लियाकत अंसारी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है अंसारी साहब? मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी जी, अच्छा मुझे बताइएगा, आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से क्या आपको लगता है, क्या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से हमें बताइए जो हमारे देखने वाले हैं उनकी, कि उनकी क्या कह ले कि इम्पैक्ट होगा जो लोग हैं, और किस तरह अगर PTI के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस तरह उन्हें ढूंढ सकते हैं, उनका सिंबल किस तरह ढूंढ सकते हैं, उस हवाले से कोई प्रोसीजर है? देखें, प्रोसीजर तो कोई नहीं, ये तो उम्मीदवार को ही खुद से ही आगाही देनी है, उससे अवेयरनेस देनी है अपने वोटर को कि मेरा ये इंतखाबी निशान है। वो जो PTI की सोशल मीडिया की टीमें हैं वो इस हवाले से काफी काम कर रही हैं कि अपने आजाद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान का प्रचार किया जाए, लेकिन ग्राउंड में जो है वो तो उम्मीदवार को ही ये अवेयरनेस देनी है, और जितनी वो अवेयरनेस दे सकेगा अपने वोटर को कि उसका ये इंतखाबी निशान है, क्योंकि हर हल्के में जो भी PTI का हमायती याफ्ता है उसका मुख्तलिफ सिंबल है, तो इसलिए उन्हें ये काफी सेटबैक तो है कि एक बल्ले का निशान जो कि पिछले कई अशरों से जो है उनकी एक पहचान बन चुका था वो उनसे छिप चुका है। तो बहरहाल इस वक्त अगर देखा जाए लाहौर में तो जो है वो 4-5 ऐसे हल्के हैं जिसमें एक वाज़े तौर पर तेज कैंपेन नजर आ रही है। जैसे पहले मैंने NA 117 में अब्दुल अलीम खान के हल्के का जिक्र किया, NA 118 में हमजा शहबाज जो हैं वो मुतहरिक है, इसी तरह NA 119 में मरियम नवाज ने कल जो है वो अपने हल्के का विजिट भी किया, वहां पर उन्होंने इंतखाबी दफ्तर का भी अपने इफ्तिताह किया है। तो NA अगर 128 की बात की जाए तो वहां पर ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा का एक बड़ा मुकाबला जो है वो देखने में आ रहा है। शहबाज शरीफ जो हैं वो भी अपने हल्के में 2 दफा विजिट कर चुके हैं, और NA 130 में मुस्लिम यून के कायद नवाज शरीफ जो कि डॉक्टर यासीर राशिद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो भी अपने हल्के का एक जो है रैली की शक्ल में विजिट कर चुके हैं। तो जो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम यून हो, इनके बात तो जो है वो अपने वोटर तक पहुंच रहे हैं। अलबत्ता जो PTI के टिकट हमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार है उनको ये गिला भी है, उनको ये शिकवा भी है कि उनकी फ्लैक्सेस बैनर्स जो हैं वो तारे जा रहे हैं, जबकि दूसरे मद्दे मुकाबल के इंतजामी इदारों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ये मुश्किलात में इस तरह का ये इंतखाब हो रहा है, इसमें वो इंतखाबी जो रंग है वो हमें कम ही नजर आएंगे। अच्छा अंसारी साहब, ये भी हमें कुछ खबरें आ रही हैं कि जितने भी PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं इलेक्शंस के बाद वो कहीं इधर उधर भी रुख कर सकते हैं, जिस तरह अब्दुल अलीम खान ने भी ये बोला है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बोला है कि कुछ उम्मीदवार हैं जो इलेक्शंस के बाद हमारी जमात में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो इस पर आप क्या स्टांस देंगे? देखिए, आजाद उम्मीदवार तो फिर जाहिर है उनके पास आजाद ही होता है, आजाद ही होता है और अपनी मर्जी का मालिक ही होता है। गो ये टिकट PTI के टिकट इनके पास हैं, लेकिन उन टिकट की उस तरह कोई कानूनी और लीगल हैसियत नहीं, क्योंकि उनकी जमात ही जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो है वो सिंबल से आउट हो चुकी है, इंतखाबी निशान से। तो इसलिए उसका यही होगा कि आजाद उम्मीदवारों को इलेक्शन जीतने के बाद 3 दिन के अंदर जो है वो अपनी किसी भी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जो है इलेक्शन कमीशन में देना होगा कि वो इस जमात को अब ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर नहीं जो उनको देंगे 3 दिन के अंदर सर्टिफिकेट, तो फिर वो वाकईतन ही आज़ाद रहेंगे, वरना अगर वो सर्टिफिकेट देके या इलेक्शन कमीशन के पास रजू करके अपनी वाबस्तगी बता देते हैं तो 3 दिन के अंदर वो सियासी जमात के चले जाएंगे, उसका हिस्सा बन जाएंगे, और उसका ये फायदा होगा कि जितने आज़ाद किसी सियासी जमात में जाएंगे उनकी स्पेशल सीट्स भी जो है उसके पेश नज़र बढ़ सकती हैं। तो अच्छा, दूसरा अंसारी साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी जमातें जो है ना वो पॉलिटिकल अलायंसेस बना रही हैं, जिस तरह जो इस्तेहकाम पार्टी है उसने भी नून लीग के साथ अलायंस कर लिया है। काफ लीग के हवाले से बताइएगा, उन्होंने नहीं किसी के साथ अलायंस किया, कोई इस हवाले से कोई फ्यूचर प्रोडक्शन हो?
देखिए काफ लीग ने जो है वो सीट एडजस्टमेंट के लिए मामलात और मुज़ाकरात किए थे मुस्लिम लीग नून के साथ। उन्होंने 4 MNAs और 8 MPAs की सीटों की का मिनिमम डिमांड की थी, लेकिन मुस्लिम नून ने उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने 2 जो है MPA की सीटें गुजरात में, एक शाफी हुसैन को और सालेक को, और एक MNA की सीट सालेक को, जबकि तारक बशीर चीमा को बहावलपुर में एक MNA की सीट पर सीट एडजस्टमेंट के लिए ये 2 MPA 2 MPA ये 4 सीटें उन्होंने वेकेंट छोड़ी हैं। बहरहाल मुस्लिम नून के साथ मामला ये नहीं कह लें कि फाइनल हो सके, और मुस्लिम लीग का ये कहना है कि बेशक मुस्लिम लीग नून इन हल्कों में भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। हमारे साथ जो हमारे साबका MNA और MPA की तादाद थी उसके मुताबिक सीट एडजस्टमेंट की जाए, लेकिन वो उस तरह नहीं हो सका। तो अब मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट या उस तरह का अलायंस तो नहीं है। IPP की हद तक ये जरूर है कि IPP के साथ जो है वो तकरीबन 6-7 MNA की नशिस्तों पर और 11 MPA की नशिस्तों पर जो है वो मुस्लिम नून की सीट एडजस्टमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बाकी के IPP के उम्मीदवार हैं 50 के करीब, वो मुस्लिम नून के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर हल्के ओपन हो गए थे। तो IPP और मुस्लिम नून की सीट एडजस्टमेंट भी बाज़ हल्कों में है और बाज़ में ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल भी हैं। ठीक है जी, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे और सियासी मंजरनामे के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह जनाब गहमा गहमी चल रही है इस वक्त तमाम तर हल्कों में। और जिस तरह मैंने बात की थी कि जनाब जिस तरह पहले देखे जाती थी गहमा गहमी होती थी, जितने भी उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स होते थे, चाहे वो आज़ाद हों या चाहे वो कोई भी किसी भी जमात के हो, तो मद्दे मुकाबल जब एक दूसरे के आप आते हैं तो आप फिर पूरी डंके की चोट के ऊपर फिर आप कहते हैं कि जनाब हमने इस तरह की कैंपेन करनी है कि हमने बाकी जो है ना मुकाबला जो है ना वो सख्त हो रहा था। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कैंडिडेट्स हैं नहीं है मैदान में और सिर्फ आप ही आप खेल रहे हैं, तो फिर इसलिए फिर थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है ना वो हमें लो नज़र आ रही है। लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। अब ट्रांसपोर्ट इश्यूज़ के हवाले से बात कर लेते हैं जो कि हल होने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, साल पुरानी 2 साल पुरानी नहीं, ये सदियों पर मुहित है ये चीज़ कि ट्रांसपोर्ट का जो इशू है, जो मसला है, वो हल ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि तरजीहात में शामिल नहीं होता है। पिछले दिनों भी हमें सुनने को मिल रहा था कि जनाब जो मेट्रो बसेस हैं, जो एक जाल बिछाया गया था, उन्होंने माजरत कर ली थी कि अब हम नहीं चला सकते हैं जब तक हमारे जो फंड्स हैं या जो हमारी जो पेमेंट है वो नहीं दी जाएगी। तो अगर वो रुक गई, एक महीने का अल्टीमेटम दिया गया था इंतज़ामिया को, उसके ऊपर अभी तक कोई भी एज सच इनिशिएटिव या पेशरफ्त नहीं सामने आई है। अब लाहौरियों के लिए कुछ ये ख़बर हमारे सामने आ रही है और जिसको अच्छी खबर कहा जा रहा है कि जो स्पीडो बस का सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसके रूट में तोसी की गई है और हफ्ता और इतवार को स्पीडो बस डेरा गुजरा से वाहगा बॉर्डर तक चलाई जाएगी। और इससे शहरियों को ये फ़ायदा होगा कि शहरी स्पीडो बसेस के ज़रिए वाहगा बॉर्डर पर परेड देखने भी जा सकते हैं कि पहले उन्हें एक पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट अपनी उसका जो है ना पहले अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती थी, फिर वाहगा बॉर्डर जाया करते थे। अब जो है वो स्पीडो बस के ज़रिए भी आप वाहगा बॉर्डर पर जाकर वहाँ की परेड देख सकते हैं। तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, कब तक ये इसके ऊपर अमल दरामद होगा और जनाब जो माजरत की गई थी उस हवाले से क्या कोई ऐलान किया गया है इंतज़ामिया की तरफ से, कोई पेशरफ्त हुई है कि नहीं हुई है, उस पर बात कर लेते हैं। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट के इशू पर बात कर लेते हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़ैन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। ज़ैन बताइएगा, सबसे पहले अच्छी खबर से ही शुरू कर लेते हैं। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, स्पीडो बस सर्विस के रूट में तोसी की गई है, हो चुकी है या अभी होनी बाकी है? कोई शक नहीं है कि लाहौर के वासियों के लिए ये अच्छी खबर है कि जो स्पीडो बस सर्विस है उसमें तोसी की जा रही है और कल जो हफ्ता है, हफ्ता और इतवार से ये नाफिजुल अमल होगा। मैं इस खबर की थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो लोग शहर लाहौर में और बैरून लाहौर से आते हैं, खास तौर पर वाघा बॉर्डर पर जो परचम कुशाई की तकरीब होती है उसमें शिरकत करने के लिए, तो इससे कबल माजी में किसी भी तरह की कोई ऐसी सर्विस मौजूद नहीं थी कि उन तमाम मुसाफिरों को वाघा बॉर्डर तक पहुँचाया जा सके। तो अब निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से ये अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो डेरा गुजरा ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है
وہاں سے یہ اسپیڈو بس سروس کا آغاز کیا جائے گا. ہفتہ اور اتوار یہ 2 روز یہ اسپیڈو بس سروس چلائی جائے گی, اور اس کا شیڈول کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ دوپہر 3 بجے سے شام 8 بجے تک ہفتہ اور اتوار کو یہ اسپیڈو بس چلائی جائے گی, جو کہ مسافروں کو ڈیرا گجرا اسٹیشن سے واگا بارڈر پر تک لے کے جائے گی, اور پھر اس کے بعد واگا بارڈر پر پرچم کشائی کی تقریب کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو ڈیرا گجرا اورنج لائن کے اسٹیشن تک جو رسائی ہے وہ ممکن بنائے گی. اس میں معمول کے مطابق جو کرایہ ہے وہ رکھا گیا ہے. جس طرح اسپیڈو بس سروس میں اور اورنج ٹرین میں 30 کلومیٹر کے مطابق جو کرایہ وہ چارج ہوتا ہے, وہی کرایہ اس میں چارج ہوگا. اور کل سے اس سروس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا. کل ہفتہ اور پرسوں اتوار یہ اسپیڈو بس سروس چلائی جائے گی, اور اس کے بعد اب پھر یہ کنٹینیوسلی ہر ہفتے میں 2 دن یہ اسپیڈو بس سروس چلائی جائے گی. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جس کو انکریج بھی کر رہے ہیں, اور حکومت کا اچھا اقدام ہے. لیکن اب اس میں ایک پوائنٹ ملیبہ اس میں دیکھنے والا یہ ہے کہ یہ جو اسپیڈو بس سروس اس روٹ کے اوپر چلا رہے ہیں ڈیرا گجرا سے لے کے واگا بارڈر تک, یہ تو وہی اسپیڈو بس سروس ہے جو کہ آلریڈی لاہور کے روٹ پہ چل رہی ہے, اور لاہور کے مختلف روٹ سے آپ گاڑیاں نکال کے تقریباً 14 سے 15 گاڑیوں کا شٹل ہے جو کہ یہ چلایا جائے گا. تو ایک روٹ سے نکال کے آپ دوسرے روٹ کے اوپر اس سروس کو چلانا شروع کر دیا. تو جو پہلے روٹ پہ آلریڈی مسافر سفر کر رہے تھے ان کا کیا قصور ہے, ان سے تو سب کی سہولیات چھن گئی. میں اس میں کلیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ نئی جو اسپیڈو بسیں ہیں ان کو امپورٹ کیا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے, اور وہ جو یہ نئی بسیں ہیں یہ چلائی جائیں گی اس روٹ کے اوپر. پرانی بسیں جو کہ آلریڈی لاہور میں اسپیڈو بس چل رہی تھی وہ ایک روٹ سے اٹھا کے, اچھا مطلب جو پرانی ہی اسپیڈو بسیز ہیں انہی کو اسپیسیفائڈ کر دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے 2 دن صرف یہی روٹ کے لیے چلنا ہے اور کسی روٹ کے لیے نہیں چلنا. میں اس کو مزید کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک روٹ پہ جہاں پہ بسیں چل رہی ہیں جی وہاں سے وہ بسیں ختم کر دیں گے, اچھا اور واگا بارڈر کے روٹ کے اوپر چلا دیں گے. اس کا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے روز جو لوگ اس اسپیڈو بس سے سفر کر رہے تھے, جس بھی روٹ سے یہ نکال کے لائیں گے اس روٹ پہ ان لوگوں کو وہ سفری سہولیات میسر نہیں آ سکیں. مطلب ایک کمیونٹی سے سفری سہولیات چھین کے دوسری کو دی جا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, یہ پوری بات کا کرکٹ ہے کہ آپ نے ایک جو کمیونٹی ہے اس کو سفر کیا اور دوسری کو اس سے اوبلائز کر دیا. اس کے بعد ہفتے میں 5 دن دوسرے سفر کریں گے اور یہ اوبلائز ہوتے رہیں گے. یہ اسی طرح ہی شٹل کاک اسپیڈو بس شٹل سروس شٹل کاک بنی رہے گی. تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ مزید بسیں جو لاہور کا انفراسٹرکچر ہے, جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, اسی چیز کے اوپر تو ہم لوگ رونا روتے رہتے ہیں زین العابدین کہ کوئی مستند پالیسیز نہیں لے کر آتے نا, کہ بس یہ کہتے ہیں جناب ادھر کا ادھر کر لیں, بس یہی چیزیں ہیں. کوئی مستند پالیسی بنائی ہوتی, نئی بسز لے کر آتے تو ان کو اس روٹ پہ لگاتے, اور جو باقی لوگ جو آلریڈی ڈیلی روٹین پر اس کا یوزج کر رہے ہوتے ہیں ان کو سفر نہ کرنا پڑتا. تو بس یہی ان کا ہے. زین العابدین ہمارے ساتھ موجود تھے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور لاہوریوں کے لیے اچھی خبر تو ہے کہ اسپیڈو بس سروس کا جو روٹ ہے اس میں توسیع کی گئی ہے کہ اب ہفتہ اور اتوار کو جو اسپیڈو بسز ہیں وہ صرف اور صرف ڈیرا گجرا سے واہگہ بارڈر تک چلائی جائیں گی, کہ جنہوں نے واہگہ بارڈر جانا ہے وہ اس پر بیٹھ کر واہگہ بارڈر جا سکتے, کیونکہ پہلے یہ سروس نہیں دی جاتی تھی, پہلے آپ کو خود ہی جانا پڑتا. اب آپ اسپیڈو بس کے ذریعے وہاں پر جا کے پریڈ دیکھ سکتے ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. تو زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے. زین آپ کا بے حد شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ معاشرے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جناب ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کیا ممکن ہے یا نہیں ہے, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر یا جس حوالے سے ہم اقدامات اٹھا کر ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں,
کون کون اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کی تشکیل کے حوالے سے بھی اور اس کو تباہ کرنے کے حوالے سے بھی. تھوڑی سی ایگزامپلز جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم سڑک پہ ہی نکلتے ہیں تو ٹریفک کی روانی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, سگنل بند بھی ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے کہ جناب ہم اگر جلدی میں ہے تو سگنل توڑ کر نکل جائیں, رکنا نہیں ہے ہم نے. ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگی ہوئی ہوتی ہے ہماری, اگر کسی نے کٹ کر دی ہے ہماری گاڑی کو تو ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی اب اس کو کٹ کرنا ہی کرنا ہے. ہم سڑکوں پر بے ہنگم ٹریفک دیکھتے ہیں, تھوڑا سا بھی صبر ہمارے اندر موجود نہیں ہوتا ہے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہم لوگ شامل رہتے ہیں. غصہ آ جانا ہمارے یہاں تو معمول سمجھا جاتا ہے نا, چھوٹی سی بات پر اگر آپ کی گاڑی کو بالکل ہلکا سا ٹچ بھی ہو گیا ہے تو آپ نے نکل کر گالم گلوچ کرنا ہے, جھگڑا کرنا ہے, مار پیٹ کرنی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک اوور ویو ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جناب. اگر سڑکوں پر آپ دیکھیں, اگر کسی خاتون کو دیکھ لیا آپ نے, یہ گاڑی چلا رہی ہے, یہ موٹر سائیکل چلا رہی ہے, اس کو آپ نے پوک کرنا ہے, اس کے پیچھے گاڑی لگا لینی ہے, ہارن پہ ہارن دینا ہے, یا اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے یہاں پر پنپتی ہیں اور ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی, ہاں کافی کم ریشو ہے لیکن ہوتا ہے. تو ہمارے تو رشتے ہی اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم آپس میں لڑنے مرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایون دو کہ اگر سیاست کی بات ہو رہی ہو نا, ایک پارٹی کچھ اور کسی کو سپورٹ کر رہی ہو, دوسری کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہو, تو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اس طرح کا جو معاشرہ ہے ہم تشکیل دے رہے ہیں. تو کیا ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی نارمز کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی اخلاقیات کو کس طرح ریوائول آف کہہ لے کہ اخلاقیات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ماہر تعلیم ڈاکٹر اقصیٰ شبیر ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر اقصیٰ آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر اقصیٰ, کیا ایک مہذب معاشرے کی تشکیل ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. بالکل مہذب معاشرے کی تشکیل بالکل ممکن ہے, مگر اس کیسے اصل یہ اس میں خیال ہے ہم سب اگری کرتے ہیں کہ بالکل ایک مہذب معاشرے کی تشکیل ممکن ہے, پاسبل ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے یا ہاؤ. اس میں یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم ایز انڈیویجولس یہ سمجھنا بند کر دیں کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے اور یہ یا حکومت کی ذمہ داری ہے یا کسی لیٹس سے کسی اور ادارے کی ذمہ داری ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے تنقید کرنا, لوگوں کے اوپر ہم لوگوں نے برسنا ہے, وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو. ہمارے تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری بس یہ ہے. بالکل, آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ یہ ہم جب, اور یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب تک ہم یہ اس کو آؤٹ سورس کرنا بند کر دیں, یہ سمجھنا بند کر دیں کہ ہماری بہتری, ہمارے ارد گرد معاشرے کی بہتری ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ کسی تھرڈ پارٹی کی ہے, خواہ وہ گورنمنٹ ہو, خواہ وہ آرگنائزیشن کوئی ہو, یونیورسٹی ہو, جس درس کا میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہو, تو تب تک یقیناً بہتری نہیں آ سکتی. ہم ایک مشکل وقت میں سے ضرور گزر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس میں کہ سب سے زیادہ جو آج کل ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے. بالکل, جس کی وجہ سے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اکانومی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے؟ اس کا اکانومی کے ساتھ لازمی بہت زیادہ تعلق ہے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم ٹریفک کے مسائل تھے, لیکن جو ایک عدم برداشت ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں, جو ہم جینوئنلی مارنے مرانے پر اتر آتے ہیں, سب چیزیں آخر کو لنکڈ ہوتی ہیں, آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جب ایک معاش, اب ایک عام ایوریج ہاؤس ہولڈ جو پہلے اپنے بہت سارے خرچے پورے کر پاتا تھا, اب جب وہ بھی اسٹرگل کر رہا ہے, بیسک چیزوں ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے, تو وہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں سے اندر ضرور آتی ہے. کون سے فیکٹرز ہیں جو انکنٹرولیبل ہیں, جن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, کون کون سے ہیں؟ جی, میں یہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ جس طرح مہنگائی کا ہم نے ذکر کیا, مثال کے طور پہ مہنگائی یا اکانومی اس وقت کے اسٹیٹ میں ہے, یا کچھ حکومتی فیصلے, وہ تو ہم انڈیویجولس کے شاید ایک بس میں یا کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں تو ہمارے اپنے ایکشنز ہیں, ہمارے اختیار میں ہمارا اپنا فیملی یونٹ, جن لوگوں سے, جن دوستوں سے, احبابوں سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ انٹریکشنز ہمارے اختیار میں. اور اگر اس کے اندر ہم انڈیویجول لیول پہ ایک ایمپتھی, ایک کمپیشن پریکٹس کرنا شروع کریں, اور اس سے زیادہ بڑھ کر جیسے کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ جو عدم برداشت معاشرے میں آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک میرٹ کی کمی, انصاف کی کمی. اور یہ انصاف کی کمی سے مطلب میں ان بڑے قومی فیصلوں کی بات نہیں کر رہی جو بڑے کورٹ آف لاز میں ہوتے ہیں. ہم ایون ہمارے ڈے ٹو ڈے کاموں کے اندر, ہمارے دوستوں کے اندر, ایون ایٹ ٹائمز اپنے گھر میں رشتہ داروں اور بچوں کے اندر, اگر ہم ایک فیئرنیس, ایک جسٹس,
जस्टिस, एक इंसाफ प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसी से ही वो एक कह लें कि कहीं ना कहीं एक इनबिल्ट गुस्सा बिल्ड होना शुरू होता है जो मुख्तलिफ चीज़ों में एग्जिबिट होता है। फिर मैं हालांकि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, मगर इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगी कि एजुकेशन से ताल्लुक़ है एक महज़ब मुआशरे का। महज़ब मुआशरे का ताल्लुक़ तरबियत से, और आज हम हमारे यंगस्टर्स में और बाकी भी देखते हैं कि एक अदरवाइज, लेकिन फिर ये तरबियत कहाँ से होती है? हमारे फैमिली, अब ये वालिदैन कहते हैं जनाब बच्चा जो है ना वो तालीम और तरबियत स्कूल से सीख के आएगा, वो तालीम भी उसकी वहीं से होगी और तरबियत भी वहीं से होगी। टीचर्स कहते हैं जी तरबियत घर वालों ने करानी है, हमने सिर्फ तालीम देनी है, तो ये टसल भी चल रही होती है। तो कहाँ से होगी तरबियत बच्चे की? इसमें फिर किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते या मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं दे सकते, ये मिलजुल कर ही है। मगर फिर भी फंडामेंटली जब इंसान आंखें खोलता है तो सबसे पहले तो अपने घर में अपने वालिदैन को, और तरबियत वहीं से ही स्टार्ट होती है। अब उसके अंदर आपके इमीडिएट वालिदैन, आपके बहन भाई और एक्सटेंडेड फैमिलीज़, उनका भी एक बहुत रोल है उस अच्छी तरबियत में। लेकिन तरबियत देखिए, अगर सड़कों की बात कर ली जाए डॉक्टर अक्सा, सड़कों पे आपने भी देखा होगा कि जी रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, पीछे बच्चे बैठे होते हैं, 7 बच्चे बैठे होते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, आप रैपर बाय फेंक रहे होते हैं, बच्चे पास बैठे हुए, आप उनकी तरबियत ही कर रहे हैं ना, आप उन्हें बता रहे हैं कि भाई आपने भी बड़े हो गए या इसी एज में आपने भी यही करना जो हम कर रहे हैं। पेरेंट्स साथ बैठे हुए होते हैं, तो तरबियत फिर ये हमने देनी है अपने बच्चों को। बिल्कुल आपने मसले की जड़ पकड़ ली कि हम जो एज पेरेंट्स, एज इंडिविजुअल्स जो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, यानी जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे देख रहे हैं, शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर वो वही लर्न करते हैं और वो वही एग्जिबिट करते हैं। आपकी ही बात को आगे लेकर चलूँ तो जैसे आपने कहा कि सड़कों पे हल्का सा आपकी गाड़ी को किसी ने टच कर दिया और आप उतर के लड़ने लगते हैं, तो अब आपके बच्चे भी उसी गाड़ी में मौजूद है, या अगर नहीं भी मौजूद और आप वालिद घर आके ही बड़े फख्र से बताते हैं कि आज ऐसे हुआ था और फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं, तो वो जो आपका बच्चा है वो उसी को ही, अपने वालिद को या वालदा को ही हीरो या हीरोइन समझते हुए यही ट्रेनिंग हासिल करता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैंने इस पे ऐसे ही एक्ट करना है। फिर उसके बाद मज़ीद अब जो एक डिफरेंस है वो ये है कि जब, जिसे हम कहते हैं कि टीचर्स का जो किरदार है उनकी तरबियत में, वो भी जब तक घर से आप बच्चे को ये वैल्यू सिस्टम नहीं देंगे कि आपने टीचर को या बड़े को या इदारे को एक रिस्पेक्ट देनी है, वो आपको जो बात कह रहे हैं वो अगर आपको इमीडिएटली समझ में नहीं भी आता वो आपकी बेहतरी में कैसे आपने उसको वैल्यू करना है, तो ऐसे नहीं होगा। अब इसमें तब्दीली ये आई है कि बहुत सारे वालिदैन और घर उस बच्चे को ये बताते हैं कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी या एक स्कूल जा रहे हैं तो आप असल में वहाँ पे फीस दे रहे हैं और वो टीचर या उस्ताद या वो इदारा तो आपको सर्विस दे रहा है, वो आपके समाव मातहत है, तो आपके पास चॉइस है कि आप उनकी उस दीवी तरबियत या उनकी उस की भी अच्छी बात आपको अच्छी लगे तो फॉलो कर लें, नहीं अच्छी लगे तो बिल्कुल ना करें। हाँ। तो ये जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर हम किसी एक को तो इसमें ब्लेम नहीं दे सकते, ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, वो भी फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम अपनी एनर्जी तो उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और उसमें हम एक दूसरे के लिए कंपैशन, एहसास, एम्पैथी और अपनी ओन पे इंडिविजुअली एक फेयरनेस, जस्टिस, मेरिट को अगर इम्प्लीमेंट करें तो ज़रा सी बात पे तो हम लोग लड़ने मरने पे आ जाते हैं, हम सॉरी नहीं जल्दी किसी को बोलते, हम अपनी गलती जल्दी मानते ही नहीं, हम कहते हैं नहीं जी हम सही है, नेक्स्ट पर्सन ही गलत होगा, हम तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। जब ये एलिमेंट आपकी ज़ात के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में होगा, फिर आप कैसे अपनी तरबियत भी अच्छी कर सकते हैं और अपने से जुड़े लोगों की भी तरबियत अच्छी कर सकते हैं। इसका भी लिंक इसी से ही है कि एज एन इंडिविजुअल आई कैन ओनली गिव बैक व्हाट आई हैव received. तो अगर मुझे हमेशा ऐसा ही एक हॉस्टाइल, जैसे मैं कहूँगी, रवैया मिला है, हमेशा मुझे इस तरह से ही रिस्पांस मिली है, तो शायद मैं भी कभी किसी सिचुएशन में आऊँ तो मैं ऐसे ही बिहेव करूँ। मगर अगर किसी ऐसी सिचुएशन में मेरे साथ किसी दूसरे ने कोई काइंडनेस या एहसास का रवैया इख्तियार किया हो, तो चांस है कि अगली दफ़ा जब मैं भी एक ऐसी सिचुएशन में आऊँ तो मैं भी वही करूँ जो मुझे किसी ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया था। तो फिर चूँकि हमारे इख्तियार में दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करना तो बिल्कुल नहीं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, तो हम अगर अपने पार्ट पर एक काइंडनेस या एक तहजीब एग्जिबिट करें तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कोई बुरा भी आपके साथ बिहेव कर रहा है तो अगर आप तहजीब का दामन ना छोड़ें तो वो चांस है कि अगली दफ़ा वो भी जब मज़ीद किसी से इंटरैक्ट करेंगे तो उनमें भी बेहतरी आई होगी। वो कहीं ना कहीं आपसे सीखेंगे कि आपने अगर उस सिचुएशन में उन्होंने इतना बुरा किया और आपने फिर भी अच्छे से सलूक किया या अच्छा रिस्पॉन्ड बैक किया, तो वो कहीं ना कहीं उनके शाऊर में या लाशऊरी कहीं ना कहीं रह जाता है, और आप वो ये चेंज चलती भी जाती है। इख्तिलाफ भी आप कर सकते हैं, आप एहतजाज बड़े आराम से एहतजाज और इख्तिलाफ भी हो सकता है, मगर सिर्फ उसको एक महज़ब तरीके से, जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग गाली
गलोच और एक दूसरे को वही ना, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि जनाब हमने तनकीद करनी, हमने गालम गलोच करनी है और हमने ये सारी चीज़ें करनी है। हम ये नहीं देखते कि हमने एक महज़ब मुआशरे की तश्कील भी तो खुद ही करनी है ना। इंडिविजुअल से ही एक सोसाइटी बनती है, फिर एक मुआशरा बनता है, लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं करते। हम सबसे पहले सोसाइटी को चेंज करने के ऊपर आते हैं, पहले अपने आप को चेंज करें, अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को। डॉक्टर अक्सा शबीर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और आज हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तालीमात लेने की कोशिश करते हैं, दीन इस्लाम के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा आप तक तालीमात पहुँचाते हैं। तो जनाब 13 रजबुल मुरज्जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम विलादत बासआदत, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और इसके साथ साथ जो हमारे चौथे खलीफा भी हैं, और उनके ऊपर उनकी शख्सियत के हवाले से आज हम जो है ना रोशनी डालेंगे, जिन्हें बहादुरी का मुजस्मा कहा जाता है। उसके साथ साथ जनाब उन्हें शुजात का पैकर भी कहा जाता है। वैसे तो 13 रजबुल मुरज्जब कल थी, लेकिन कल क्योंकि हम ये सेगमेंट नहीं रख सकते थे, आज जुम्मे को हमने ये पूरा सेगमेंट अलाइन किया होता है, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। उनके दौरे खिलाफत के हवाले से बात करेंगे। उन्हें हैदर करार कहा जाता है, शेर खुदा कहा जाता है, ये लक़ब है उनके। तो आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से हम बात करेंगे, और उस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, मारूफ सीरत स्कॉलर है। तो पीर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। पीर साहब हज़रत अली करमुल्लाह वजह, उनके शख्सियत के हवाले से, क्योंकि उनका यौम विलादत था 13 रजब को, तो आज हम लोग इन पे बात करेंगे। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? उनको तो बहुत सारे लक़ब अता किए गए हैं। इल्म शुजात का पैकर उन्हें कहा जाता है, बहादुरी का मुजस्मा उन्हें कहा जाता है। तो इल्म शुजात के पैकर के हवाले से जो उन्हें लक़ब दिया गया था, उसका क्या मतलब है, मायने क्या है? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज की नशिस्त जो है उसे, आज के सेगमेंट को हमने एक ऐसी हस्ती की निस्बत और ताल्लुक़ से आबाद कर रखा है कि हम ये जानते हैं कि तारीख़ के अंदर जब किसी शख्सियत के बारे में बात होती है तो अमूमी तौर पर वो शख्सियात जिनका बुनियादी हवाला उनका इल्म और उनकी हिकमत दानाई हुआ करती है, वो शुजात के हवाले से, मर्द मैदान होने के हवाले से उनके अहवाल बड़े महदूद हुआ करते हैं। और इसी तरह जो लोग मैदान के अंदर अपना अमली जौहर दिखा रहे होते हैं शुजात का, उनके बारे में इल्म फ़न से वाबस्ता अहवाल जो है वो बड़ा महदूद सा मिला। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है पीर साहब के, अली मुझसे और मैं अली से हूँ। और जिस तरह आपने बताया कि जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जब आँख खोली तो सबसे पहले जो चेहरा मुबारक था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा, तो एक बहुत अहम जो हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी का, वो मेरे ख्याल से हज़रत करमुल्लाह वजह ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गुजारा है। तो उनकी जो तरबियत है या जो उनकी जवानी का हिस्सा है, उस हवाले से हमें बताइए कि किस तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की। जी, ये बड़ी एक मुनफरिद, जैसे हम पहले अर्ज़ कर चुके कि बड़ी एक मुनफरिद आपका एजाज़ और आपकी एक तशख़्ख़ुस है कि जितनी आला आरफा इनफरादी तवज्जो आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैसर आई, शायद ही किसी और शख्सियत के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्हें सरकार दो आलम की इस तरह की जो है ना इनफरादी तवज्जो जो है और तरबियत का ज़माना जो है वो पाया उन्होंने। आप ये देखें कि आपकी पैदाइश के फ़ौरन बाद आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में आ जाते हैं, और फिर ये सिलसिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर में उतरने तक तसलसल के साथ जारी रहता है। आप बहुत छोटी उम्र में हैं तो हुजूर उनको अपने कमरे में ले आते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, अपने पास रखते हैं, उनको जैसे एक छोटे बच्चे की निगहदाश्त की जाती है उस तरह करके निगहदाश्त की। और शायद यही सबब था, न सिर्फ ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनफरादी तवज्जो आपको मैसर रही, और आप ख़ुद ये फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी गुजारने के जो 12 बुनियादी उसूल आपने एक मजलिस के अंदर बयान की है, जिसमें तैराकी है, जिसमें गुफ्तगू सुनने का फ़न है, बात करने का फ़न है, घुड़सवारी है, ये सारे, हत्ता कि लिखने का अमल है, लिखने लिखाने का अमल, ये सारे। तो आपने ये फरमाया कि ये जो 12 बेहतरीन उसूल हैं ज़िंदगी गुजारने के,
آپ فرماتے ہیں کہ ان 12 میں 12 کے 12 جو ہیں وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی انفرادی توجہ کے اندر سیکھے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر کیسی شفقت رہی. اور اس کا ایک اور منظرنامہ میں اس میں سامعین اور ناظرین کو شریک کروں کہ آپ بعض اوقات یعنی سرکار دو عالم کی توجہ بھی آپ کو میسر تھی، اور پھر اسی نسبت سے کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ان کی بھی آپ کے ساتھ بڑی خاص شفقت تھی اور آپ کو اپنی اولاد کی طرح جو تھے وہ عزیز تھے. اور اس کا سبب یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ بڑی والہانہ محبت تھی. تو آپ کئی مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ بات ایک لطیف پیرائے میں لائٹر نوٹ پہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں میں آپ سے سبقت رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے جتنی توجہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت کے زمانے میں ملی، یعنی جتنا لمبا زمانہ طویل وقت مجھے میسر آیا ان سے انفرادی حیثیت میں توجہ حاصل کرنے کا، آپ کو اتنا زمانہ میسر نہیں آیا. تو یعنی یہ ایک آپ کا ایک شرف بھی تھا اور آپ اس پہ بڑا نمایاں طور پر اور بجا طور پر فخر بھی کیا کرتے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے کے اندر انہیں جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا، اور ان کا بھی حضور کے ساتھ ایک ایسا والہانہ تعلق نظر آتا ہے. وہ منظرنامہ دیکھیں نا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہو رہا اور حضور غار حرا پر کثرت کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول رحمت کی پیچھے پیچھے اس انداز میں جایا کرتا تھا، اس ماحول کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ حضور کے پیچھے جایا کرتا تھا جیسے گویا کہ ایک بکری کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے جو ہے اٹکیلیاں کرتا ہوا جاتا ہے. تو کہا میں حضور جب غار حرا میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں ہوا کرتے تھے، میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے حضور کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آپ کے قریب رہتا تھا. اور تواتر کے ساتھ کتبہ سیرت کے اندر آتا ہے کہ وہ جو کھانا لے جانے کا احوال ہے غار حرا میں، وہاں جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اس میں گرامی نظر آتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہی زید بن حارثہ جو حضور کے غلام ہیں ان کا بھی خدمتگار ہیں، ان کا بھی، اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا بھی نام آتا ہے کہ وہ حضور کی خدمت کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے. اور یہ ایک تسلسل جو ہے اسی طرح. اور پھر اعلان نبوت ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت کے اندر آتے ہیں. سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، اس کا ماجرا پیش کرتے ہیں. ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حضرت خدیجہ الکبریٰ سارے معاملہ سننے کے بعد کہتی ہیں کہ اس ساری معاملے میں حیرت کی کیا بات ہے، اس وقت زندہ لوگوں میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں آپ سے بڑھ کر اللہ کے آخری نبی ہونے کا شرف پانے کے لیے یعنی سب سے بہتر کون حقدار ہو سکتا ہے آپ کے علاوہ. فوراً ایمان لے آتی ہیں. اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جو ابتدائی انتہائی خوش نصیب چند لوگ ہیں جنہیں یہ دین کی نعمت حاصل ہوئی، ان میں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم. اور آپ کے بارے میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قائل نہیں کیا، صرف آپ کو بیان کیا اور آپ نے اس کو فوراً قبول کر لیا. ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا اس کے اندر آپ کا تردد ہمیں نظر نہیں آتا. اور پھر یہ جو حضور کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، یہ اسی تواتر کے ساتھ پھر جب حضور دعوت کرتے ہیں اور اپنے سارے ان کو، تو حضور حضرت علی کو اپنا گویا نمائندہ مقرر کرتے ہیں اس مختصر سی عمر میں. جب آپ کی عمر لگ بھگ 10 سال ہے یا ایک روایت کے مطابق 13 سال ہے، آپ اس وقت ان سب لوگوں کو اپنے حضور کے اہل خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں. جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں، خبردار کریں اور اس دین کی دعوت گویا ان تک پہنچائیں، تو حضرت علی کو حضور اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں. آپ اس دعوت کا انتظام انسرام کرتے ہیں. وہ سارے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حضور ان کو دعوت کے لیے اور اپنی معاونت کے لیے ان سے معاونت طلب کرتے ہیں کہ تم میں سے کون اس خیر کے عمل میں میرے ساتھ اس عظیم الشان لافانی پیغام کو پھیلانے، اس کی ترویج و اشاعت میں معاون اور مددگار بنے گا. تو بڑے بڑے جو سردار تھے یعنی قبیلہ قریش کے اور حضور کے قرابت داروں میں، وہ سارے خاموش تھے. اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم واحد ہستی تھی جنہوں نے کہا میں اس مجلس میں سب سے عمر میں چھوٹا ہوں، میری آنکھیں دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کار خیر میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. تاریخ بتاتی ہے 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا اور پوری مجلس میں لگ بھگ 40 کے قریب افراد موجود تھے جن میں بڑے جری، بہادر اور حوصلے کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، دلیری کے ساتھ معاملات کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن کسی کی زبان سے حضور کی حمایت کے الفاظ اس مجلس میں نہیں نکلے. اور یہ شرف اس وقت بھی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو حاصل ہوا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس دین کو پھیلانے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا اور پھر اس وعدے کو اپنی شہادت کے لمحے تک جو ہے وہ نبھاتے رہے. اچھا، دوسرا جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اس سے کیا معنی ہمیں اخذ ہوتے ہیں اور کیا آج کے اگر دور میں دیکھا جائے تو حق کا مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ کو ایک لافانی عزت عطا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی کرم اللہ
मोहम्मद करीम की हुजूर गोया ये फरमा रहे हैं कि मैंने इस आला आरफा अंदाज में तरबियत कर दी है, इनको अल्लाह ने इस तरह अपने मुंतखब बंदों में भी चुनीदा बंदे के तौर पर ले लिया है कि वो सारा खैर जो मुझ तक पहुंचा था वो मैंने इनको मुंतकिल कर दिया है। नतीजा इसका क्या है? इसका नतीजा ये है कि अब जनाब अली करमुल्लाह करीम जो हैं उनकी शख्सियत के अंदर हक के अलावा किसी और चीज़ को तलाश नहीं किया जा सकता। आपका उठना बैठना, बात करना, सोचना, मामलात करना, बहुत खलवत के मामलात, तन्हाई के मामलात, मजलिस के मामलात, मर्दे मैदान के तौर पर आपका किरदार, एक निज़ाम अदल के रहनुमा और लीडर के तौर पे आपका किरदार, हत्ता कि फिर खलीफा वक्त के तौर पर आपका किरदार, हर मंजरनामे के अंदर जनाब अली करमुल्लाह करीम जो हैं उनका अमल जो है वो हक पर नजर आता है। और असहाबे रसूल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हुजूर ने तवातुर के साथ कई मरतबा ये फरमाया कि ए अली तुझसे मोहब्बत रखेगा सिर्फ मोमिन और तुझसे बुग़्ज़ रखेगा सिर्फ मुनाफिक। तो असहाबे रसूल कहते हैं कि जब जनाब अली करमुल्लाह करीम एक सरकार दो आलम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हमारे लिए मेयार था किसी शख्स के ईमान को परखने का कि अगर किसी शख्स के सामने जनाब अली करमुल्लाह करीम के फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, आपकी शख्सियत को डिस्कस किया जाए और उसकी तबीयत के अंदर फ़रत नज़र आती थी तो हम समझ जाते थे कि ये हुजूर के फरमान के मुताबिक मोमिन है। और अगर जनाब अली के फरमान पर आपकी बात पर किसी की तबीयत में इनकिबाज आता, घुटन सी महसूस होती तो हम पहचान लेते कि अभी इसका ईमान नाकिस है, ये ईमान की उस हालत पे नहीं है जिसे मोमिन कहा जाता है। तो गोया ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तरबियत इस अंदाज में की कि आपकी ज़िंदगी का हर अमल जो है वो उस ख़ास मंजरनामे के अंदर हक की जो है ना वो एक रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी जब उन मराहिल से गुजरें और फैसला करने का वक्त हो तो हमें पता हो कि हमने हक के साथ कैसे खड़ा रहना है। हज़रत अली करमुल्लाह करीम की ज़िंदगी की तरफ लौटिए, उनकी ज़िंदगी का मुताला कीजिए और वहाँ से देखिए कि हक क्या है और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है ना कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है। बेशक मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि होता ये है कि बहुत कम ऐसा होता है कि ये दोनों खुसूसियात यानी बंदा मर्द मैदान भी हो और इल्म के मैदान का भी शाह सवार हो। तो ये बहुत कम शख्सियात इंसानी पूरी तारीख के अंदर आपको चुनिंदा शख्सियात, चंद शख्सियात हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। उन चंद शख्सियात में भी एक इंतहाई नामवर और नुमायाँ तरीन शख्सियत जनाब अली करमुल्लाह करीम की है, जिनके इल्म फ़ज़ल का आलम ये है कि जैसे अभी आपने खुद कहा कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और एक जगह हुजूर ने फरमाया, हुजूर से रिवायत है कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इल्म व हिकमत, और फिर ये क्यों ना इल्म व हिकमत होती कि आप ख़ुद अपने अहवाल में ये बताते हैं कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और हिकमत की तालीम ऐसी दी जिस तरह एक परिंदा अपने बच्चे की चोंच में खुराक डालता है, यानी इतना एहतमाम के साथ, हिफाजत के साथ और तैयारी के साथ मुझे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और हिकमत अता किया कि जो शायद ही किसी और को इस तरह की रसूल रहमत की कुर्बत मैसर आई। और मर्द मैदान का आलम ये है कि हुजूर इस्लामी तारीख़ की जितनी भी अहम मार्के हैं, वो ग़ज़वा बदर का मार्का हो, उहद का हो, खंदक का हो या खैबर का हो, हत्ता कि यानी वो बदर हुनैन से लेकर ये जो तारीख़ चलती है ये पूरी की पूरी हज़रत अली करमुल्लाह करीम की शुजात और बहादरी से जो है वो चमकती हुई नज़र आती है। यानी शुजात का आलम ये है कि मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक तवील अरसे तक ग़ज़वा खैबर के अंदर जो है वो लंगर अंदाज हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत हो रही है, लेकिन वो जो खैबर का किला है वो फ़तह नहीं हो रहा। तो सरकार दो आलम एक शाम जब जो ये मुहिम है ये रुकती है तो हुजूर अपने असहाब को मुखातिब करके कहते हैं कि कल मैं आलम एक ऐसे एक शख्सियत को दूंगा कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है। यानी वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसका महबूब है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब है। और तारीख़ बताती है, सीरत निगारों ने ये बात लिखी कि तमाम असहाब जो उस ग़ज़वे में मौजूद थे उन सब में से हर एक की ये ख्वाहिश थी, हर एक की रात इसी बेकरारी और इस्तराब और तजस्सुस में गुजरी कि कल वो कौन खुश नसीब शख्सियत होगी जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम शान लाफानी शर्फ के लिए मुंतखब फरमाएंगे। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किसके लिए ये लाजवाल इज़्ज़त जो है उसका फरमान जारी होगा और रसूल रहमत की वही में दुली ज़ुबान से किस शख्सियत को पुकार के अलम जो है वो उसकी इज़्ज़त अता की जाएगी। तारीख़ ये बताती है कि अला सुबह फजर की नमाज के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की तरफ रुख अनवर किया और असहाब की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि तुम में अली कहाँ हैं।
تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم جب حضور کے قریب آئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے ان کی آنکھیں کیونکہ اشوب چشم میں مبتلا تھے، حضور نے ان کو اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کو ان کے لیے شفا کی دعا کی، ان کا ماتھا چوما، اپنا امامہ عطا کیا اور پھر اپنی تلوار عطا کی، اور دوسرے ہاتھ، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں اپنا علم عطا کیا، اور ان کی نصرت یعنی اللہ کی طرف سے غیبی مدد جو ہے اس کے لیے دعا کی۔ اور یہ جو دعا کے الفاظ ہیں یہ بڑے منفرد ہیں، یعنی ایک تو اس مارکے کے لیے دعا ہے، لیکن عربی لغت کی تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں اور ماہرین زبان جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ دعا دائمی دعا ہے کہ اے اللہ ہر میدان میں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی نصرت فرما۔ تو تاریخ نے بتایا کہ وہی جو 40 دن سے لگ بھگ نہیں فتح ہو پا رہا تھا، اسے اللہ نے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے نصیب میں وہ عزت رکھی اور وہ ایسے یعنی بے مثال انداز میں فتح ہوا کہ تاریخ کے آج بھی سارے ماہرین حرب جو جنگی معاملات کے ماہرین ہیں وہ آج تک حیران ہیں کہ کس جذبہ ایمانی کے ساتھ اور کس غیبی نصرت و مدد کے ساتھ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے ہاتھ سے اللہ نے خیبر کو فتح کروایا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، حتیٰ کہ بدر ہو، آپ یہ دیکھیں نا، اور پھر اس سے بھی پہلے کے معاملات، یعنی اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آپ کی خوش نصیبی کا عالم یہ ہے کہ پیدائش کے پہلے لمحے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آغوش تربیت ہے وہ میسر آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے بارے میں معروف ہے، جیسا کثیر کتب سیرت و روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کی 13 رجب کو کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ آپ کو لے کر جب گھر پہنچتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر، آپ کی آنکھیں بند ہیں، حضور کو دیکھتے وقت آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، گویا اللہ کی ساری کائنات کے اندر جو پہلا منظرنامہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ یہ انفرادی اعزاز آپ کو ملتا ہے بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم جو پہلی غذا ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی شکل میں آپ کو عطا کی جاتی ہے۔ حضور اپنی زبان مبارک جو ہے نا وہ آپ کے دہن اقدس کے اندر رکھتے ہیں اور پھر آپ کے لیے علم و حکمت کی دعا کرتے ہیں۔ گھٹی جو ہے وہ بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے ہاتھ سے جو گئی، اور ایک روایت کے مطابق حضور نے ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے اسے بھی چبا کر آپ کو کھلایا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جب بعد میں پوچھا جاتا اور کئی اصحاب نے یہ بات پوچھی کہ آپ کے ہاں یہ جو دین کا فہم موجود ہے، یہ جو حکمت و دانائی کی ایک اعلیٰ منفرد ترین آپ کے اندر خصائل پائے جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یعنی اس کے پیچھے کیا جو ہے نا وہ محنت اور ریاضت ہے؟ تو آپ نے خود ہی اس کا اعتراف کیا کہ میرا ذوق علمی، مجھے ماحول کا میسر آنا، میرا اپنا جو ہے وہ چیزوں کو جاننے اور مشاہدہ کرنے کا، علم کی تحصیل کا جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارا کچھ اصل میں اس لیے ہے کہ وہ جو پہلے لمحے میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب حکمت عطا کیا گیا، حضور کا وہ جو وہی میں دلی زبان کے ساتھ لگا ہوا لعاب جس ہستی کو پہلی خوراک کے طور پر ملتا ہے وہ پھر علم و حکمت کی اسی طرح میدان مارتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو تھوڑا سا ان کی دور خلافت کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ حضرت علی کا دور خلافت کس طرح کا رہا، اس ٹائم کس طرح کے انہوں نے فیصلے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا جو دور خلافت ہے وہ ظاہری طور پر تو نسبتاً محدود ہمیں دور خلافت نظر آتا ہے، 5-6 برس کا جو ہے وہ ٹوٹل وہ زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کا نظم حکومت جو ہے تمام تر خلفشار کے باوجود، بہت ساری سازشوں کے باوجود، بین الاقوامی سازشیں میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کیونکہ دنیا بھر سے لوگ جو تھے وہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت ایک بڑا طبقہ جو نیو مسلمز تھے ان کا اس طرح ایمان کے ساتھ وہ وابستگی اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جڑت اس انداز کی موجود نہیں تھی، جیسے ابھی پختہ ہوئی نہیں تھی، جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر وہ پختگی آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک بڑی تعداد جو ہے جو پہلے تینوں خلفاء تھے ان کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد اصحاب رسول کی موجود تھی، صحت میں تھے، وہ لوگ خود معاملات کے اندر عملی طور پر شریک تھے، تو بہت کم اختلاف ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے آخری زمانے میں یہ اختلافات آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوئے اور پھر یہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا زمانہ جو ہے وہ یورش کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس مختصر سے وقت کے اندر ایسی اعلیٰ عرفہ اصلاحات جو ہیں ان کا نفاذ کیا، ایسے اچھے اور بہترین فیصلے کیے، اور یہ فیصلوں کا تسلسل جو ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رسول رحمت نے جن چند لوگوں کو مشاورت کا شرف عطا کیا، یعنی جن سے حضور خود مشورہ کیا کرتے تھے اور ان سے ان کی رائے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کی رائے کو اہمیت دینا یقیناً ایک عظیم الشان شرف کی بات ہے۔ ان چند خوش نصیب لوگوں میں جہاں جناب ابوبکر
सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, जनाब उमर थे और बहुत सारे और दीगर असहाब थे। वहीं पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम की जो एक राय हुआ करती थी वो बहुत ही मुनफरिद हुआ करती थी और कसरत के साथ तारीख में हमें ये बात पता चलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये बात पता चलती है कि बहुत सारे फ़ैसलों में जहाँ हज़रत उमर और जनाब अबू बकर सिद्दीक की मशावरत पर हुज़ूर ने फ़ैसला फरमाया या उनकी राय को कबूल फरमाया, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम की जो राय थी उसको भी कबूल करते हुए देखा जाता है। और फिर ये सिलसिला सिर्फ सरकार के ज़माने तक नहीं रहा बल्कि खुलफाए राशिदीन के दौर में भी जनाब अबू बकर सिद्दीक का दौर हो, जनाब उमर फारूक का दौर हो, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हो, उन सब के ज़मानों के अंदर भी हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम से जो है वो राय ली जाती थी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में ये मामूल था कि जब किसी भी मौजू के ऊपर मशावरत दरकार होती, सब अपनी राय देते तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक सबसे आखिर में हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम की राय लेते, ताकि हज़रत अली जो है सबकी राय सुन चुके और उसके बाद गोया एक तज्ज़िये की बुनियाद पर एक मुनफरिद राय दें। और तारीख बताती है कि शायद ही कोई मामला ऐसा हो, मैं एक सीरत के तालिब इल्म के तौर पर और दीन के तालिब इल्म के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अपने सामीन और नाज़रीन को मुंतकिल कर सकता हूँ कि कोई ऐसा मुझे वाक़या नज़र नहीं आता जहाँ पर मशावरत हुई हो, जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम ने कोई राय दी हो और उस राय के खिलाफ कोई अमल कर दिया गया हो। यानी इससे उनकी कदर और मंजिलत का आप अंदाज़ा लगाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी निज़ाम अदल जो था उसकी सरबराही, उसकी जिम्मेदारी जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम के पास थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने ज़माने में इसको जारी रखा। हज़रत उमर फारूक के बारे में तो ये बहुत मारूफ है, आप ये फरमाया करते थे कि जिस मजलिस के अंदर अली मौजूद हों उनकी मौजूदगी के बाद ये मुमकिन नहीं है कि उनकी मशावरत या उनके फैसले से हट के कोई जो फैसला किया जाए। तो उससे अंदाज़ा होता है कि उनसे इनसार करते, बल्कि तारीख हमें बताती है कि कई मामलात के अंदर फैसला करना हो और जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम शहर से बाहर हों, यानी मदीने से बाहर किसी मामले में गए हों, तो जब तक वो वापस ना आ जाते और आप उनसे मशवरा ना कर लेते उस वक्त तक कोई जो है ना वो हुक्मनामा जारी नहीं होता था। और कई मामलात में हज़रत उमर फारूक अपने मिजाज में सारी जलालियत के बावजूद हम ये देखते हैं तारीख में कि हज़रत उमर फारूक को अगर कोई शख्स कायल कर सकता था तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम की ज़ात थी। और एक आखिरी फिक्रा अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहता चलूँ कि आज के ज़माने के अंदर भी यूनाइटेड नेशन के अंदर कोफी अन्नान जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी ये बात कही कि जनाब जिस हस्ती को दुनिया के अंदर बेहतरीन नज़्म हुकूमत का हकदार करार दिया जा सकता है रसूलुल्लाह के बाद, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर पी तारिक शरीफजादा साहब मौजूद थे और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।